हेलो एवरीवन, स्टडी ऑल इन वन में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति। तो प्रथम नागरिक होते हैं भारत के राष्ट्रपति। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो कमांडर होते हैं ये तीनों फोर्सेस के, जल सेना, वायुसेना और थल सेना, तीनों के कमांडर होते हैं भारत के राष्ट्रपति। इसके अलावा ये हेड होते हैं सभी राज्यों के हेड होते हैं, सभी राज्यों के मुखी होते हैं भारत के राष्ट्रपति। तो अब हम भारत के राष्ट्रपति को आर्टिकल वाइज पढ़ेंगे, क्योंकि आजकल एग्जाम में आर्टिकल ही पूछ लिए जाते हैं कि ये कौन से आर्टिकल में आता है। तो आर्टिकल 52 क्या कहता है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए, ये कहता है आर्टिकल 52। आर्टिकल 53 में क्या आता है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। जो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन होती है, इनको राष्ट्रपति डायरेक्टली भी एक्सरसाइज कर सकते हैं और थ्रू द सबॉर्डिनेट भी इनको एक्सरसाइज कर सकते हैं। और आर्टिकल 54 में क्या आता है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। और आर्टिकल 55 में आता है मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, क्या तरीका होना चाहिए राष्ट्रपति की इलेक्शन करवाने का, ये आता है आर्टिकल 55 में। आर्टिकल 54 और आर्टिकल 55 को हम आर्टिकल 60 के बाद में पढ़ेंगे। तो अब आता है आर्टिकल 56, जिसमें क्या आता है, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, कितने समय तक राष्ट्रपति अपने ऑफिस में रह सकता है, ये आता है आर्टिकल 56 में। तो कितने टाइम का कार्यकाल होता है भारत के राष्ट्रपति का, 5 ईयर्स का, 5 वर्ष तक का कार्यकाल होता है भारत के राष्ट्रपति का। और आर्टिकल 57 क्या कहता है कि कितने टाइम तक कोई व्यक्ति राष्ट्रपति की इलेक्शन लड़ सकता है, तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, जितने बार चाहो आप उतने टाइम तक राष्ट्रपति की इलेक्शन लड़ सकते हैं। आर्टिकल 58 क्या कहता है, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए भारत के राष्ट्रपति की, तो कौन इलेक्शन लड़ेगा उसकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये आता है आर्टिकल 58 में। तो सबसे पहले तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु को कंप्लीट कर चुका हो, और उसके अलावा लोकसभा का मेंबर बनने के लिए क्वालिफाइड हो। लोकसभा के मेंबर की जो क्वालिफिकेशन होती है वह क्वालिफाइड होनी चाहिए उसमें भी। और कोई भी लाभ के पद पर ना हो, तो ये आर्टिकल 59 में भी आता है। आर्टिकल 59 क्या कहता है, को जो भी भारत का राष्ट्रपति बनना चाहता है वह लाभ के पद पर नामित ना हो, ठीक है। और आर्टिकल 60 क्या आता है, ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट, भारत के राष्ट्रपति की शपथ। तो कौन दिलवाता है शपथ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा दिलवाई जाती है भारत के राष्ट्रपति को शपथ, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 54 और आर्टिकल 55। इसमें क्या आता है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, भारत के राष्ट्रपति की इलेक्शन। तो इनको इनडायरेक्टली चुना जाता है, इनडायरेक्टली रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन होती है। इनडायरेक्टली का क्या मतलब है, यानी कि पीपल नहीं चुनते, इनडायरेक्टली चुना जाता है। हमने वोट पाई थी लोकसभा मेंबर को एमपीस और विधानसभा मेंबर को एमएलए को, तो ये हमारी तरफ से राष्ट्रपति को चुनते हैं, ठीक है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का इस्तेमाल किया जाता है, वॉलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाता है, और प्रेफरेंस भरी जाती है। कैसे होता है ये, मान लीजिए 3 उम्मीदवार हैं, ए, बी और सी, तो जो भी वोट पोने आया है उसने प्रेफरेंस भरनी होती है। फर्स्ट प्रेफरेंस उसने दी ए को, और सेकंड दी सी को, और थर्ड दी बी को, ऐसे प्रेफरेंस भरी जाती है। मान लीजिए किसी 2 उम्मीदवार के बीच टाई हो जाता है विनर के लिए, और थर्ड उम्मीदवार को कम वोट मिले हैं, तो थर्ड उम्मीदवार को हटा दिया जाता है, जो उसकी सेकंड प्रेफरेंस है उसके आधार पर विनर को घोषित किया जाता है, ठीक है। तो कौन कौन पार्टिसिपेट करता है राष्ट्रपति की इलेक्शन में, एक तो इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा के जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं वह पार्टिसिपेट करते हैं। जो नॉमिनेट किए होते हैं राष्ट्रपति द्वारा वह राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ठीक है। और इलेक्टेड मेंबर ऑफ विधानसभा, विधानसभा के जो इलेक्टेड मेंबर हैं, चुने हुए मेंबर हैं, वह ही पार्टिसिपेट करते हैं, जो नॉमिनेट होते हैं वह पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इसके अलावा दिल्ली और पौंडीचेरी में विधानसभा है, उसके मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, ठीक है। और आर्टिकल 61 क्या कहता है, आर्टिकल 61 में आता है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया। तो ये हमने कहाँ से लिया, ये लिया हमने यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से।
कैसे हटाया जाता है राष्ट्रपति को? दो सदन है हमारे, उच्च सदन और लोअर सदन, लोकसभा और राज्यसभा। किसी भी सदन में ये प्रस्ताव पेश किया जाता है 1/4 मेंबर के द्वारा। तो 1/4 मेंबर अगर पेश करते हैं इस चुनाव, तो इस प्रक्रिया को, इसके लिए 14 दिन का नोटिस दिया जाता है राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने के लिए। तो जहाँ पर भी मान लीजिए लोकसभा में राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया स्टार्ट हुई है, तो लोकसभा में राष्ट्रपति आकर बताता है कि अपना पक्ष रखता है, और उसके बाद अगर 2/3 सेंस से लोकसभा में ये बिल पास हो जाता है राष्ट्रपति को हटाने का, तो उसको राज्यसभा में भेजा जाता है, और राज्यसभा में भी अगर 2/3 साइन हो जाते हैं तो राष्ट्रपति को हटा दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें कौन पार्टिसिपेट नहीं कर सकता? इसमें जो नॉमिनेट मेंबर होते हैं वह पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। नॉमिनेट मेंबर हटाने की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन चुनाव की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें विधानसभा के जो मेंबर हैं वह पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, और विधान परिषद के मेंबर भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो किस कारण से हटाया जा सकता है? अगर राष्ट्रपति कोई भी असंवैधानिक कार्य करता है तो उसको हटाया जा सकता है, और अभी तक किसी भी राष्ट्रपति को हटाया नहीं गया। अगर किसी भी कारण हेतु राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो भी री इलेक्शन 6 मंथ के भीतर करवाने अनिवार्य हैं। तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है तब? तो उपराष्ट्रपति हैं होते हैं जो हमारे, वह राष्ट्रपति का कार्यभार संभालते हैं अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है। तो ये आपने रिमेंबर रखना है कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, नॉमिनेट मेंबर भी हटाने की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन ये राष्ट्रपति को चुनने की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसके बाद आता है आर्टिकल 72, जिसमें आती है राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति। ठीक है, पावर ऑफ द पार्डन। तो राष्ट्रपति किसी भी अपराधी की सज़ा को कम कर सकते हैं, और इसके अलावा किसी की फांसी की सज़ा है उसको भी कम कर सकते हैं। ठीक है, हटा सकते हैं, फांसी की उम्र कैद में तब्दील कर सकते हैं। और उसके बाद आता है आर्टिकल 74, जिसमें आता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, जो उसका एक हेड होगा प्राइम मिनिस्टर, जिसको नियुक्त किया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। और आर्टिकल 78 में क्या आता है? जो भारत के प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह सभी इन्फॉर्मेशन राष्ट्रपति को दे, भारत के राष्ट्रपति को दे। तो अब हम पढ़ते हैं लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो आर्टिकल 108 में आती है पहली लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, ज्वाइंट सीटिंग ऑफ पार्लियामेंट। अगर किसी भी कारण हेतु डिस्प्यूट हो जाता है किसी भी बिल के लिए लोकसभा और राज्यसभा में, और 6 मंथ हो जाते हैं उसको, मान लीजिए लोकसभा में बिल पास हो जाता है और राज्यसभा में वह पास नहीं होता, और राज्यसभा में पास हो जाता है लोकसभा में पास नहीं होता, तो राष्ट्रपति क्या करते हैं? ज्वाइंट सीटिंग ऑफ पार्लियामेंट बुला लेते हैं, दोनों सदनों की ज्वाइंट सीटिंग बुला लेते हैं। तो इसको चेयर्ड कौन करता है? कौन इसका चेयरमैन होता है? जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं वह इसके चेयरमैन होते हैं। अगर किसी कारण हेतु लोकसभा के स्पीकर नहीं होते तो डिप्यूटी चेयरमैन होते हैं जो लोकसभा के, वह इसके चेयर्ड करते हैं। अगर डिप्यूटी चेयरमैन भी नहीं होते तो राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं वह इसको चेयर्ड करते हैं। अगर राज्यसभा के चेयरमैन भी ना हो तो डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इसको चेयर्ड करते हैं। ठीक है, ज्वाइंट सीटिंग ऑफ पार्लियामेंट को 2 बिल के लिए हम नहीं बुला सकते। एक तो मनी बिल होता है जो आता है आर्टिकल 110 में, और दूसरा होता है संविधानिक शोध बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, जो आता है आर्टिकल 368 में। इन 2 बिल के लिए हम ज्वाइंट सीटिंग ऑफ पार्लियामेंट नहीं बुला सकते। अब तक 4 टाइम ज्वाइंट सीटिंग ऑफ पार्लियामेंट बुलाई गई है। 1961 में बुलाई थी डॉरी एक्ट के लिए, और 1978 में बैंकिंग रिफॉर्म्स, बैंकिंग सुधार के लिए बुलाई थी, और 2002 में प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, जिसको हम पोटा के नाम से भी जानते हैं, इसके लिए बुलाई गई थी, और 2008 में बिल फॉर वुमेन रिप्रेजेंटेटिव के लिए ज्वाइंट सीटिंग ऑफ पार्लियामेंट बुलाई गई थी। तो अब हम पढ़ते हैं मनी बिल के बारे में। मनी बिल क्या होता है? आर्टिकल 110 में आता है। इसको पहले लोकसभा में पेश किया जाता है राष्ट्रपति की अनुमति से, और राज्यसभा में इसको पहले पेश नहीं किया जाता। अगर बिल लोकसभा में पास हो जाता है तो इसको 14 डेज़ के लिए राज्यसभा में भेजा जाता है। अगर 14 डेज़ में राज्यसभा में ये पास हो जाता है तो ठीक है, अगर 14 डे में ये राज्यसभा में पास नहीं होता तो भी इसको
पास मान लिया जाता है। ठीक है, राज्यसभा इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकती, कोई ऐसे नहीं कर सकती, इसको पास करना ही पड़ता है राज्यसभा को, लेकिन सुझाव दे सकता है राज्यसभा की इसमें आप ये चेंज कर सकते हो। तो ये लोकसभा की मर्जी होती है कि वह चेंज करना चाहे तो ठीक है, अगर नहीं करना चाहे तो ठीक है। ठीक है, तो 14 डेज़ के लिए भेजा जाता है, अगर पास हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज इसको पास मान लिया जाता है। लोकसभा का जो स्पीकर है वह बताता है कि बिल मनी बिल है या नहीं है। तो कौन बताता है, ये पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में भी, मनी बिल को कौन डिक्लेयर करता है कि ये मनी बिल है या नहीं। तो लोकसभा का जो स्पीकर होता है वह कहता है कि ये मनी बिल है या नहीं है। तो आर्टिकल 111 में क्या आता है, 111 में आता है एनी बिल, कोई भी बिल है तो वो एक्ट तभी बनता है जब उसको राष्ट्रपति की मंजूरी मिलती है। ठीक है उसके बाद आता है आर्टिकल 123 123, जिसमें आता है ऑर्डिनेंस पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो इसमें क्या आता है, अगर किसी भी कारण हेतु लोकसभा का सेशन नहीं होता, जैसे अब कोरोना वायरस चल रहा है तो लोकसभा का सेशन नहीं हो, तो कोई भी कानून बनाना हो तो राष्ट्रपति, अर्जेंट ज़रूरत हो कानून बनाने के लिए तो राष्ट्रपति लॉ बना सकता है, कानून बना सकता है, जिसको हम कहते हैं ऑर्डिनेंस पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो इसकी टर्म कितनी होती है, 6 मंथ के लिए होता है जी। तो इसी प्रकार गवर्नर के पास भी होती है ऑर्डिनेंस पावर, जो आती है आर्टिकल 213 में। ठीक है, उसके बाद आता है एमरजेंसी प्रोविज़न पावर ऑफ अ प्रेसिडेंट, जो आती है भाग्य 18 में, और आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक ये आती हैं। आर्टिकल 352 में क्या आता है, नेशनल एमरजेंसी। ठीक है, नेशनल एमरजेंसी इम्पोज की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा जब कैबिनेट रिटर्न में उसको देता है लिख के। ठीक है, पहले ऐसे ही दिया जाता था इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान, तो उसका बहुत ही गलत प्रयोग भी किया गया था उस टाइम। तो उसके बाद अब ऐसे होता है, अगर पार्लियामेंट है जो कैबिनेट है, जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं लिख के देते हैं तो राष्ट्रपति नेशनल इमरजेंसी लगाता है। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी 3 प्रकार की होती है, एक तो युद्ध के लिए वार होती है तो तब नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है, एक्सटर्नल एग्रेशन के कारण नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है, और इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण भी नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। तो जो नेशनल इमरजेंसी है इसकी टर्म कितनी होती है, इमरजेंसी की टर्म होती है 6 मंथ मिनिमम, और मैक्सिमम कोई डिफाइंड नहीं होती, 6 मंथ करके हम इसको कितना भी बढ़वा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, लोकसभा की जो और विधानसभा की जो टर्म होती है वह 1 साल के लिए बढ़ जाती है, और अगर नेशनल इमरजेंसी लग जाती है तो उसको पार्लियामेंट में मंजूरी मिलनी ज़रूरी है 1 मंथ के भीतर। ठीक है, तो अभी तक 3 बार नेशनल इमरजेंसी लगी है, एक तो 1962 में इंडो चाइना वार के टाइम, और एक 1971 में इंडो पाक वार के टाइम, और थर्ड लगी थी 1975 में इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण। तो अब जब इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण लगी थी उस टाइम हमारे प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, तो उस टाइम बहुत अमेंडमेंट हुई थी, 44th अमेंडमेंट 1978 उसी टाइम हुई थी, सबसे ज़्यादा अमेंडमेंट उस टाइम हुई थी इमरजेंसी के टाइम। ठीक है, तो आर्टिकल 358 क्या कहता है, ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 19 है जो 19 है वह ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है, और आर्टिकल 359 कहता है ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी जो प्रेसिडेंट हैं हमारे वह फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आर्टिकल 360 जिसमें आता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी है, इसको भी राष्ट्रपति लगाता है कैबिनेट मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पर। ठीक है, तो अभी तक भारत में फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी, इसका भी जो मिनिमम टर्म होता है वह 6 मंथ होता है, और मैक्सिमम जो टर्म होता है वह अभी तक डिफाइंड नहीं है। और फंडामेंटल राइट को सस्पेंड नहीं किया जाता फाइनेंशियल इमरजेंसी में, और लोकसभा और राज्यसभा के, लोकसभा और विधानसभा के टर्म में भी कोई चेंज नहीं होता जब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है। तो इसमें क्या होता है, वेजेस होते हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के उनको हाफ कर दिया जाता है। ठीक है, तो एक टाइम मौका आया था भी नेशनल इमरजेंसी लग सकती है, लेकिन उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे जो हमारे मौजूद
मनमोहन सिंह, वह उस टाइम फाइनेंशियल मिनिस्टर थे हमारे, उन्होंने PPP लाए थे, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी की लोड नहीं पड़ी थी। ठीक है। तो अगर नेशनल इमरजेंसी को लगाया जाता है तो 2 मंथ के भीतर इसको पार्लियामेंट में पास होना ज़रूरी है। ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है प्रेसिडेंट रूल। तो प्रेसिडेंट रूल आता है आर्टिकल 356 में। तो प्रेसिडेंट रूल को प्रेसिडेंट लागू कर सकता है गवर्नर के रिकमेंडेशन पर। अगर गवर्नर कहता है कि इस राज्य में प्रेसिडेंट रूल की ज़रूरत है तो राष्ट्रपति वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। तो प्रेसिडेंट रूल में क्या होता है, जो सभी पावर होते हैं वह गवर्नर के पास आ जाती हैं। प्रेसिडेंट के बिहाफ पर गवर्नर वहाँ पर राज्य करता है। ठीक है। तो इसकी मिनिमम टर्म 6 मंथ होती है और मैक्सिमम टर्म होती है 3 ईयर्स के लिए। तो क्यों लगाई जाती है, अगर कोई भी असंवैधानिक घटना घटती है किसी राज्य में, संवैधानिक सिस्टम है जो फेल हो जाता है, तो प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है वहाँ पर। ठीक है। तो एक बार जब अगर प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है तो उसको 2 मंथ के भीतर प्रेसिडेंट में पार्लियामेंट में पास होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले प्रेसिडेंट रूल कहाँ पर लगा था, तो ये लगा था 1951 में पंजाब में। उस टाइम पंजाब को PEPSU के नाम से जाना जाता था। तो सबसे ज़्यादा टाइम प्रेसिडेंट रूल कहाँ पर लगा है, तो ये लगा है मणिपुर में, 10 बार अब तक लग चुका है। तो ऐसे राज्य जहाँ पर अभी तक प्रेसिडेंट रूल नहीं लगा उनके नाम है छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, जहाँ पर अभी तक प्रेसिडेंट रूल नहीं लगा। तो डेट्स ऑल गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।